बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशत कनश मार में मर्ची की मरागश वशी सोबा उम्मीद कनश में वशता खुशताश में वशी शमे खुशी बरजा बेबाद मैं बलूच कौम में बलूच आगे दमा चागरदानी अवार निश्तात योगी पाकिस्ताना दर मुल्का अमानी अवार वश बेबाता खुशबाद शुक्रंस बेबाता शुमारा करी घर में ग्वात मलगाद हर वाद सुबह वशी सर्दी साई का बेबाते अल्लाह पाक के रहमत शुमे सर अंचो नाजल बेबाद अंचो नाजल बात के नोदा निशंस अमा मर्दम के नादराहा अल्लाह पाक ऐजुत सेहत तंदुरुस्ती नसीबे का अमा मर्दम की जीड़हानी दीन पानी कन गया अल्लाह पाक ने जीड़हा सुत्ता अलास पे का आमीन 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 सुम आमीन मनी वशी वशी गोले चारों का ने यकरंदी पदा वशी सुबह वशी सलाम अंतुम शुमा जाने ता मश में मेज़बान हुआ बलोच यकरंदी पदा शुमारा वशत कन गया शमेवती मरागश वशी सुबह गोले चारों का शमा वश पे बातें खुश पे बातें अंतुम शुमा जाने ता मैं वशी सुबह वशी मरागश अभी वश टीवी है हर वादा वश बेती हर वादा एक खास गेस्ट में शुमे वास्ता कार है एक नो की मगोशा गेस्ट है एक जैसे नो की टॉपिक है घुमा भले मरुच के गेस्ट अगर मगोशा के मैं कैमरामैन शुमारा पेश बेदारी के मरुच के गेस्ट कहीं आई एक झलक की शुमाई गेंदे तो शुमारा कमो याद कहती कि मैं ये पहला हम दिसता मौशी कैमरा कमो मैं गेस्ट नहीं मगा बेकने था बिल्कुल शुमे गेस्ट बेचारे कमो शुमारी याद कहती कि पहला हम मैं मरागा शतुकात का याद है शुमारा अर्चरी यादत का अगर सुनी यूट्यूब से चार गए तो अगर जालो कमेंट देख लेते बहुत था कि मैं गेस्ट कहीं और कह रहे यादत का बस मैं ज़्यादा होती गोले चारों का सस्पेंस है तो कहीं रखना मैं गेस्ट जो अस्ती अगर मोशा हाई कोर्ट एडवोकेट या इनाम अब्दुल रहूफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप ठीक है खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। गोले चारों का अंचो के माँ उर्दू तक गपुत्रान वती स्टार्ट कोत में मर्ची की गेस्ट है गुमा गोड़ा गप इशिन के जब देखे चागरते गेस्ट में मरागश था कहते गोड़ा अंचो के शुमा जाने तश में ओस्ट मरागश जीरी उर्दू तक स्विच करती भले जमरती वशी वशी गोले चारों का नहीं वो गपुत्रान कन की वही शुमा जाने तो शुमे गुमा चाहिए था गप जना अमी ज़बान तमा गप जन गया बलूची ताही गप जना में वती मादरी वशी ज़बानी हमशी दशमे में गप जना चूँकि जब देखे चाकर दे मर्द में गुड़ लाजम मनाई उर्दू तक गप पुत्रान करेगी भी भले गप इशिन के माँ जब बलूची था होती गोले चारों का नहीं वो गप जना और आयनी सरपदी हम दया होती गेस्ट ताकि आयारा कमो बलूची लफ्जा समझा भी आयन थी और जब बलूची चागिरदानी तो करो होती बड़ा यार आसानी भी थी कि आप बलूची गप भी समझी नुमा ये जो कहने कि आइए अम्मा माई किन जती गोले चारों का नहीं वो गप पुत्रान कन गया ये समझा अत का इन्ना चुप मजान थे जब देखे चागिरदी मर्दों में कहती जब मनी पूरे लेक्चर बाद आई कि हम ये सवाल बेचती कि आइए मनी गप पुत्रान समझात गए ना रहूफ साहब ये बताएं कि कब से मैं बलूच में बात करी आपको कोई समझ आए? हाँ कुछ समझ में आ रहा है क्योंकि ये बलूची बड़ी मतलब उर्दू के लफ्ज़ भी हैं सिंधी के लफ्ज़ भी हैं इसमें बिल्कुल और चीज़ें समझ में आ रही हैं। जैसे आप बता रही थी कि हमारे आज गेस्ट हैं ये बलूची नहीं जानते हैं लेकिन बलूची में बात करेंगी इस हवाले से आप काफ़ी बातें कर रही थी जो तो उससे पहले जब मैं बात करी थी वो समझ आया आपको? वो आप वेलकम कर रही थी कि वैसे सुबह का जो प्रोग्राम है उसके हवाले से आप बात कर रही उस हवाले से और मैंने एक और चीज़ भी कही याद करें जब कैमरा आपकी तरफ स्विच हुआ नहीं मैंने कहा कि मैंने ये कहा कि आप पहले सबसे पहले गेस्ट का नाम बताने से पहले आप कैमरा जो है हमारे गेस्ट की तरफ स्विच करें और आप इनको देखें आप इनको पहचान जाएंगे क्योंकि ये पहले भी आए हाँ फिर उसके बाद मैंने आपका नाम बताया जी तो मैंने बोला पहले भी आए पर जो कि आपको पहले ही लोग जानते हैं पर जो हमें पहली मर्तबा देखते हैं तो उसके उनके लिए आप अपने बारे में बता जी। मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है अब्दुल रऊफ़ आरई मीरपुर खास में प्रैक्टिस करता हूँ और कराची में मेरा ऑफिस है दोनों जगह सिविल क्रिमिनल और कॉर्पोरेट साइड पर है और सोशल वर्क भी करता हूँ। मैं रोटरी क्लब मीरपुर खास का पास्ट प्रेसिडेंट भी रहा हूँ अभी मैं डिप्टी गवर्नर हूँ रोटरी का और रोटरी जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये 1985 से पोलियो का प्रोग्राम चला रही है। ये जो एंड पोलियो नाउ का आप देखते हैं ये रोटरी स्पॉन्सर कर रही है। चले ठीक है जो कि मेरी फ़र्स्ट टाइम आपसे मुलाकात हो रही है तो मेरे तो सबसे पहले ये सवाल जाएगा कि एडवोकेट बनने का शौक़ बचपन से था क्योंकि बचपन में जब हम अगर मैं बोलूँगी बचपन में जब हम छोटे थे क्योंकि बचपन में ही हम छोटे होते हैं तो उस टाइम में होते हैं स्कूल लाइफ में
तो हम जब टीचर से ज़्यादा डांट पड़ती है या बातें सुनते हैं तो टीचर बनने का दिल करते हैं, उन्हीं के बच्चों को पढ़ा के उन्हें मारेंगे। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं तो सुई लगती है तो बोले अभी हमें डॉक्टर बनना है, उनके बच्चों को सुई मारेंगे हम लोग। तो ये चीज़ है कि आपको बचपन से एडवोकेट बनने का शौक था? नहीं, बचपन से बिल्कुल भी नहीं था। बचपन से हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, हमारे जो वालिदैन है ना, वो हमें शुरू से शौक जो दिलाते हैं कि आप पायलट बन जाएं, आप डॉक्टर बन जाएं, आप इंजीनियर बन जाएं, ऐसा ही होता है। वकालत की फील्ड तो आती नहीं है। ये जब मैंने मैट्रिक के बाद इंटर किया ना मैंने, उसके बाद फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे लॉ में जाना चाहिए। फिर मैं लॉ की फील्ड में आया। उससे पहले मुझे नहीं था, क्योंकि मेरे एक दोस्त थे, उनके फादर लॉयर्स थे, उनसे थोड़ा सा इंस्पायर था मैं। अच्छा। और उन्हीं की वजह से मैं अब तक अगर मैं बोलूँ कि आपने कितने केसेस मैंने तकरीबन, अभी काफ़ी टाइम हो गया, 1000 से भी ज़्यादा मैंने केसेस किए हैं। और तो सिविल पे मेरी बहुत अच्छी ग्रिप है। सिविल में मैं 15-20 साल से मैं कोई केस मैंने जाने नहीं दिया, मैं सारे विन किए। तो चले, ये तो यही समझे कि लातादाद हो गई। तो अब हम बात करते हैं क्राइम के बारे में। क्राइम में कैसे ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका या नहीं इस तरह के केसेस में? एक तो वो है एडवोकेट का कि कोई भी केस हो उसका इंटरेस्ट देखा जाता है कि किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उसका। तो क्राइम में है कि कोई केस? हाँ, क्रिमिनल केसेस भी करते हैं, क्रिमिनल भी काफ़ी सारे केसेस किए हैं यहाँ के, लेकिन ज़्यादा मेरा जो फोकस है वो सिविल डिस्प्यूट्स है ना, वो उनके ऊपर ज़्यादा है। क्रिमिनल में हम देखा है कि हमारा का जो पाकिस्तान का जो क्रिमिनल का सिस्टम है ना, तो वो हमारे यहाँ जो रेशो है सज़ा देने का वो 5% भी नहीं है। अगर हम पूरे पाकिस्तान के लॉ का देखें, अगर 100 केस या 1000 केस रजिस्टर होते हैं क्रिमिनल के, तो जो पनिश मिलती है, जो सज़ा मिलती है, वो 5% से भी कम है। क्या वजह है इसकी? वजह एक तो ये कि हमारे सिस्टम में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में खामी है। मतलब हमारा जो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है ना, वो इतना अच्छा पावरफुल नहीं है। मतलब हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते। एक तो शुरू से ये है कि हम कोई केस दाखिल होता है, FIR आपने दर्ज करवाई, उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले करेंगे। तो जो ये पुलिस के लेवल का जो और इन्वेस्टिगेशन का जो है, ये इतना हाईली क्वालिफाइड नहीं है। मतलब ये 5वें स्केल से लेके 11वें 12वें स्केल तक के लोग होते हैं, वाजबी तालीम होती है, लॉ को समझते नहीं हैं। फिर पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। हम फिल्मों में देखते हैं, या एक इंडिया का मशहूर ड्रामा CIA आता है कि वो उनका एक सेल बना हुआ है हर डिस्ट्रिक्ट में। वो जहाँ भी कोई जुर्म होता है तो वो जैसे उनको रिकमेंड होता है, तो उनके पास एक ट्रेन टीम है जो इन्वेस्टिगेट का उनको तरीका भी आता है, जिनको फ़ोन की टेपिंग का भी देख लेते हैं, वो फिंगरप्रिंट्स भी फ़ौरन ले लेते हैं, वो तस्वीरें भी बना लेते हैं, वो जाके डोर टू डोर या जो भी इन्वेस्टिगेशन के सिस्टम है वो सारे वो मेजर्स करते हैं। हमें यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है। अब हम एक डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, वहाँ हमारे जो इन्वेस्टिगेशन है उनको फिंगरप्रिंट्स लेने का तरीका ही नहीं पता है। अब फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए पूरे सिंध से जो टीम जाती है वो कराची से या हैदराबाद से जा रही है। और इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं। हम चीज़ों को फ्रांसिक नहीं कर पाते। हम अगर कोई चीज़ पे को हमें लेबॉरेटरी टेस्ट करना, वो हम नहीं कर पाते। तो ये हमारे इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में खामी है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं होता, और उसकी वजह से वो केस जब कोर्ट में चालान पेश करते हैं वो भी फुल प्रूफ नहीं होता, वो आ जाता है। हालांकि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो बड़ा बेहतरीन है और वो ज़बरदस्त है और फुल प्रूफ है सिस्टम आगे, लेकिन वो हमारा जुडिशल सिस्टम इस वजह से फेल हो जाता है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, प्रॉपर विटनेस नहीं आते, और जो विटनेस जिस तरीके से उनको कोर्ट के अंदर बयान देना तो वो नहीं देते। अच्छा, विटनेस का भी कसूर नहीं है, वह इन्वेस्टिगेशन का है। अब इन्वेस्टिगेशन में हमारे यहाँ जो तरीक़ाकार है वो पुलिस ज़्यादातर कार्रवाई पुलिस स्टेशन पे करती थी। वहाँ बैठते हैं, गवाहों को वहीं बुला लिया, वहीं बयान ले लिया। अब जो आई विटनेस है या जो केस का मशीर है, तो कुछ चीज़ें का बयान ऑन स्पॉट पर होना ज़रूरी होता है। अब वो स्पॉट पर नहीं हुआ, वो दूसरे दिन जाके पुलिस स्टेशन में हुआ, तो वो फ़र्क आ जाता है। वो फिर ऐसा लगता है कि एक केस थाने में बैठ के बनाया है। तो ये इस टाइप के लैप्सेस हैं। वो इस सिस्टम को हम बेहतर कर सकते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन का हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है, एक डिपार्टमेंट का पूरा एक हमने बनाया, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना देना चाहिए, और उसके साथ 10-20 अफराद की टीम हो, लॉयर्स हों और पुलिस के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हों, और फिर उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग हो, भेजें कि इन्वेस्टिगेशन के जो मेजर्स हैं
वो लें और किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करके चीज़ को फाइनल करना है, तो उसमें नहीं होगा। मैं पाकिस्तान से बाहर का भी मैंने देखा है, मैं बार्सिलोना में मैं गया, कुछ अर्सा मैंने वहाँ की कोर्ट का देखा, तो वो उनका फुल सिस्टम है, और इसीलिए कि वहाँ की जो कोर्ट्स है ना, उन पर उनका जो है बर्डन नहीं है। मतलब वहाँ लोग जुर्म करते हैं या जुर्म किसी से हो जाता है या पुलिस चालान पेश करती है, तो 70-80% केसेस वो कोर्ट लेवल पर ही पहली 2-4 हेयरिंग्स में सेट हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग प्लीड गिल्टी कर लेते हैं, प्लीड गिल्टी अपने कसूर को मान लेते हैं। अच्छा, वेस्ट के अंदर ये है कि सिस्टम कि अगर कोई शख्स ने अगर जुर्म कर दिया, पहली बार किया है और अपने किए पे नादिम है और उसको सुधारना चाह रहा है, तो वो सज़ा का रेशो बड़ा कम है। लेकिन अगर जो शख्स प्लीड गिल्टी नहीं करता और उनकी इन्वेस्टिगेशन में वो मुजरिम साबित हो रहा है, तो फिर उसको सख्त सज़ा देते हैं। कि उनका कॉन्सेप्ट ये है कि एक शख्स ने जुर्म किया, दूसरा जुर्म भी वो कोर्ट में आके ढटाई कर रहा है, कोर्ट को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने जुर्म नहीं किया है, तो वो फिर उसके साथ कोई रियायत नहीं बरतनी। हमारे पाकिस्तान में ऐसा ये नहीं है, प्रोसीजरल थोड़ी सी खामी है। अच्छा, तो जैसे कि आपने कहा कि हम फिल्म्स वगैरह में देखते हैं, तो अभी भी काफ़ी लोग यही हैं, वो भी यही सोचते हैं कि लाइक हम अगर टीवी पे देख रहे हैं तो सीआईडी जी जी, वो किस तरह से इन्वेस्टिगेट करके जो है कातिल है या कोई चोर है, किसी ने चोरी की है, तो वो किस तरह से इन्वेस्टिगेट करके उसको निकालते हैं। इवन एक बाल, जी जी, बिल्कुल 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 एक बाल से वो कातिल का पता कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और वहाँ पे अगर मैं कहूँ कि फॉरेंसिक लैब पता नहीं क्या क्या बिल्कुल है, वो यही मैं आपसे कह रहा था ना कि ये खामी है ना, कि वो एक छोटा सा क्ल्यू मिल जाता है, कोई बटन किसी का मिल गया, वो कोई बाल कह रही हैं आप मिल गया, कोई और छोटी सी ब्लड का कतरा मिल गया। हमारे यहाँ तो लोग जो आंखों देखे मर्डर हैं वो साबित नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल ये खामी है, वहाँ वो आ जाता है। और दूसरी बात है कि वेस्ट जुर्म को माफ़ नहीं करता। हमने बहुत सारे फेमस देखे हैं कि जैसे इमरान फारूक का भी मर्डर हुआ, आप देखिए कितने अरसे से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ख़त्म ही नहीं होती। हमारे यहाँ लोग जुर्म होता है तो हम साल 6 महीने बाद भूल जाते हैं, हम उसको डॉर्मेंट फाइल में कर देते हैं, पता ही नहीं पड़ता। तो एक ये भी है कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम है, इसको हमें जदीद करना पड़ेगा, इसको बेहतर करना पड़ेगा। अच्छा, यूरोप में और पूरी दुनिया में तो आजकल ये कैमरे तो बहुत सस्ते आ गए हैं ना। अगर आप शहर के दाखिली रास्तों पे और जो फेमस हैं, अगर वहाँ आप ये कैमरों का सिस्टम आप अच्छा कर दें, तो आपको बहुत सारा तो वहाँ से मिल जाएगा। कोई भी शख्स जुर्म करता है वो चांद से तो नहीं आएगा ना, उसको किसी गाड़ी में बैठ के आना है, किसी पेट्रोल पंप से उसने पेट्रोल डलवाना है, कहीं शहर से बाहर भी जाना है, आना है, उसका रंग, कपड़े। हम अगर 8, 10, 20, 100 जगहों पर अगर कैमरे लगे हों, कहीं ना कहीं तो वो आ जाएगा रिकॉर्ड पे। और एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन टीम हो तो वो बिल्कुल उसको पकड़ा जाएगा, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। अगर मैं बोलूँ कि हम जो टीवी वगैरह में देखते हैं, इतने शातिर वो कातिल होते हैं, हमारे यहाँ वो ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ जो है जुर्म करने का तरीका भी नहीं आता। हाँ, हमारे मुजरिम भी जो है वो भी ऐसे अनाड़ी हैं, लेकिन हमारे जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं वो उससे ज़्यादा अनाड़ी हैं। बाकी जो हमारा जो जुडिशल सिस्टम है ये अच्छा है, ये फुल प्रूफ है काफ़ी। लेकिन ये कि वो नीचे से उनको चीज़ें सही आएंगी तो वो करेंगे, आप देखें आगे। मैं यही चीज़ सोच रही होती हूँ कि वो किस तरह से वो करते हैं कि हमने ग्लव्स पहन लिया, हमने अपने बाल कवर कर लिए, ना फिंगरप्रिंट्स जाए हमारे, ना कोई बाल गिरे, वो किस तरह से शातिरी से जाके वो जो है वो कार्रवाई करके आते हैं अपना जो उन्हें करना होता है। फिर हमारे यहाँ तो जहाँ पे कत्ल किया वहाँ पे वो नस्वार भी थूक देंगे। बिल्कुल, नस्वार भी देंगे, सारी दुनिया ने देखा होगा, लेकिन वो बस हम फिर भी ब्लाइंड होंगे, हम इन्वेस्टिगेट नहीं प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, हमें कोई विटनेस नहीं मिलेगा। और विटनेस ना मिलने की वजह भी है ना कि विटनेस इतना तंग हो जाता है तो वो क्या करे आके, उसको पुलिस ही बहुत तंग कर देती है आके। मैं एक मिसाल देता हूँ, अक्सर हमारे यहाँ जो फेमस जो मुजरिम होते हैं जिसको कहते हैं कि बासर, अब मैं हाँ मतलब बहुत ज़्यादा करते हैं, शहर में भी उनका बड़ा नाम होता है, पुलिस भी डरती है उसमें। अब मैं अक्सर देखता हूँ कि वो केसों में आते हैं तो वो जैसे ही कोर्ट में पहुँचते हैं तो उनके जो दोस्त यार वो खाने की देगें आ रही हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के क्रेट आ रहे हैं, 50 बंदे 100 उससे मिलने आ रहे हैं। अब उसी जगह जिस केस में विटनेस आए हुए हैं वो बेचारा आ रहा है, छुपता फिर रहा है, वो चाय भी पी रहा है तो अपने पास से, वो जो 50 लोग आ रहे हैं वो उसकी तरफ इशारे करके देख रहे हैं, ये गवाह है, ये गवाह है, वो कैसे गवाही देगा आके। हम मुजरिम को इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन दे देते हैं कोर्ट में और इतने ज़्यादा उसको हैं,
और विटनेस हमारे रुलते फिरते रहते हैं, वो कोर्ट में जाता है। मेरा ये सवाल है कि कोर्ट में ये चीज़ें अलाउड क्यों है? नहीं, कोर्ट में नहीं है, कोर्ट में तो अलाउ नहीं होती। कोर्ट के बाहर जो प्रीमिसेस है ना, अच्छा। वहाँ है। वो हमारे सिस्टम की खामी है ना। मैं जैसे कहता हूँ कि कोर्ट तो मामला देखती है कोर्ट के अंदर, उसने डिसीजन देना है, जो उसके पास डॉक्यूमेंट्स आए हैं, जो उसके पास विटनेस आया है, जो उसके पास एविडेंस आई है, बयान उसने देना है। अब कोर्ट के बाहर जो मुजरिम है वो तो पुलिस की कस्टडी में है। बिल्कुल। वो लेकर आना, लेके जाना, कहाँ उसको बिठाना है, कहाँ उसको किससे मिलने देना है, मतलब वो तो जिससे उसका ज्यादा सारा। अगर मैं बोलूँ कि जैसे ज्यादा कत्ल किए तो अब उसको बादशाह की कुर्सी पे बिठा देंगे, अब सारे उसको खाना वगैरह। हाँ, बादशाह की कुर्सी तो नहीं बिठा देंगे, लेकिन वो कोर्ट में आते हैं ना, तो वो पुलिस वालों को या जो लेकर आते हैं उनको भी खर्च दे रहे हैं, उनको भी खाना वाने खिला रहे हैं, उनसे लोग मिलने भी आ रहे हैं। अच्छा, कोर्ट तो है कि रोक तो नहीं सकते, लोग आते हैं मिलने, तो वो जो उनके दोस्त यार मिलने जुलने वाले हैं या उनके जो साथी हैं वो सब उसी प्रीमिसेस में आ रहे हैं। प्रीमिसेस में आ रहे हैं तो वो कोई गिफ्ट लेकर आ रहा है, कोई खाने लेकर आ रहा है। ऐसा लग रहा है सिर्फ वो आर पहनाने की कमी है। बस ऐसा ही होता है आके। सिर्फ आर हाँ, पहनाने तो की हमें ये भी फ़र्क करना पड़ेगा कि जब कोर्ट की प्रीमिसेस में एक मुजरिम आता है या जब आता है तो उसको कितना एक्सेस देना है हमने, कितना हमने देना है। अगर हम उसको प्रोटोकॉल देंगे तो वो और शेयर होगा, तो हमें उसको डिस्करेज करना है। हमें ऐसा माहौल नहीं देना कि वहाँ उसके लिए लोग तरह तरह के खाने लेकर आएँ, उसके लिए फल लेकर आएँ, और जो गवाही देने के लिए आ रहा है वो बेचारा छुपता फिरे आके। और मैं कहूँगी तो गवाही देने के लिए आया प्रोटोकॉल उससे मिलनी चाहिए, उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक जो सोसाइटी में जिस शख्स ने जुर्म किया है वो उसको कैफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए। अब वो 100 लोगों को ही बोले अब ये मेरे खिलाफ गवाही देगा, तो वो उधर ही अपना गवाही चेंज करे कि मैं नहीं दूंगा, मुझे शहादत देनी ही नहीं है। देनी नहीं है, वो फिर जाएगा आके। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी सी खामियां हैं ना, ये बेहतर हो सकती हैं, हम इसको कर सकते हैं। सिर्फ क्या है कि हमें सोचना है। अच्छा, एक हमारा एक और है भी कि जब हम ये इन्वेस्टिगेशन वाला सिस्टम हम बनाते हैं तो ये एनवायरनमेंट हमें देखना पड़ता है कि कहाँ किस एनवायरनमेंट में मुजरिम को रखना है, कहाँ विटनेस को रखना है। अब हमारे एक केस की इन्वेस्टिगेशन होती है और केस चलने में हम सालों लगा देते हैं, तो वो इतने अरसे कहाँ याद रहता है और कौन शख्स कितने अरसे तक उसको पीछे पड़े। तो हमारा ये सिस्टम में थोड़ा सा ये भी चेंज करना चाहिए कि अगर कोई जुर्म होता है तो हमें जो एविडेंस है वो फौरी तौर पर रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, उनको प्रिजर्व कर लेना चाहिए। कोई इन्वेस्टिगेशन लेवल पे भी कोई मजिस्ट्रेट हो जिसके सामने हो, और जो हमारी लॉ की बुक्स में जो तरीक़ाकार लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेशन का, उस तरीके से करना चाहिए, तो चीज़ों को आ जाएगा। लैक ऑफ नॉलेज भी है ये थोड़ा सा। जैसे कि आपकी बात से मुझे जो है एक बात याद आई है। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई थी, किसी कोर्ट की वीडियो वायरल हुई थी। वीडियो में ये था कि वो नौजवान जो है, अगर मैं उनको बोलूँ कि वो पुलिस की कस्टडी में थे, उनको अदालत लेकर गए थे, मुझे कोर्ट याद नहीं है कौन सा कोर्ट था, उनको अदालत लेकर गए थे कि वहाँ पे उनकी पता नहीं सुनवाई होगी क्या होगी। फिर ये है कि वो उसी अदालत के वॉशरूम में एक जगह है और वो पुलिस एहलकार के साथ खड़े होकर वो नशा कर रहे हैं, और वो नौजवान है बाकायदा, और वो जहाँ से जिसने वीडियो रिकॉर्ड की है, जब वो देखते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो फिर वो जो नौजवान वहाँ पे नशा करें, वो नशाई, वो वहाँ से निकल के वो वॉशरूम के अंदर जाते, फिर वहाँ से भी वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है। मतलब पुलिस की कस्टडी में रहकर ये लोग नशा कर रहे हैं। जी, मैं जो आपसे बात की थी कि हमारे इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में खामीज़ हैं, वहाँ ये भी है ना कि हमने जो एक पुलिस वाले को इतने हमने बहुत ज़्यादा पावर दे दी है, लेकिन उसकी तालीम नहीं है। मतलब आप अंडर मैट्रिक हैं तो आप पुलिस कांस्टेबल भी बनते हैं, ASI भी बन सकते हैं आप, और प्रमोट करते करते आप DSP लेवल तक भी पहुंच जाते हैं। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें तो वैसी खामी है ना कि एक हम देखते हैं कि BA लेवल के शख्स को भी हम कहें कि आप सामने बैठ के कोई 2 पेज का एक मजमून लिख दें, कोई टॉपिक पे किसी भी बात करते हैं, वो नहीं लिख पाएगा, क्योंकि हमारे इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। और जब हम पुलिस में जो भर्ती करते हैं तो वो भी पॉलिटिकल सियासी बुनियादों पे ज़्यादा भर्ती हैं कि कल ये काबिलियत पर नहीं। तो इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए एक तो ये कि हमें जो थाना इंचार्ज है वो हमें कोई क्वालिफाइड पर्सन को करना चाहिए, जो LLB हो या कम से कम ग्रेजुएट हो, और उसकी जो अपॉइंटमेंट हो वो थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन हो, ताकि वो मुकाबले का इम्तहान देकर आए और उसको 17 ग्रेड से ऊपर की पोस्ट दी जाए। वो
तो इससे फ़र्क पड़ जाएगा। पढ़ा लिखा शख्स जहाँ भी आता है और वो अच्छाई के लिए आता है, वो फिर चीज़ों को मेजर से करता है और 17 ग्रेड में आएगा तो उसकी तनख्वाह भी अच्छी होगी और वो जो गड़बड़ की तरफ नहीं जाएगा, वो फिर अपनी टीम को भी देख सकेगा। राउत साहब, जैसे कि अगर हम देखें कि ना सिर्फ ख़वातीन, ना सिर्फ लड़कियां, इस दौर में लड़के भी हरास हो रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो उनका अपना घर हो, चाहे वो कोई ऑफिस हो। तो आप मुझे ज़रा इस हवाले से बता दें कि हरासमेंट की शरह बढ़ रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो रिकॉर्ड नहीं होते। बिल्कुल 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 हमें नहीं पता होता कि अगर कोई हमें हरास कर रहा है, हम उसके खिलाफ क्या करें, हम कहाँ जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप इस हवाले से ज़रा ये हमारे यहाँ जो बच्चे बच्चियों के साथ, ख़वातीन के साथ हिरासमेंट बहुत है और बदकिस्मती से हमारा जो सिस्टम है वो उस हिरासमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। मतलब एक तो हमारे यहाँ एक शिकायत करनी है हिरासमेंट की, वो कहाँ करे, मतलब वो उस प्रॉपरली एड्रेस नहीं हो पाती। मतलब हम थाने में जाते हैं तो एक लड़के या लड़की का थाने जाना भी एक बुरा समझा जाता है, फिर वहाँ जाके जो उनको वो रवैया मिलता है वो भी अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ तो मर्द भी अगर जाता है, उसका मोबाइल गुम जाए, साइकिल चोरी हो जाए, मोटरसाइकिल चोरी हो जाए तो एफआईआर दर्ज कराना मुश्किल हो जाता है। और ख़वातीन के लिए तो और मुश्किल है हरासमेंट के लिए आके। इसमें मैंने देखा कि हरासमेंट के हवाले से जो वेस्ट का है, मैं यूरोप की तरफ काफ़ी गया हूँ, वहाँ बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ इवन आप किसी लड़की को घूर कर भी नहीं देख सकते, 2-3 बार ऐसे घूर के आप देख रहे हैं और वो अगर शिकायत करेगी तो उसमें पुलिस आपको पकड़ लेगी। हमारे यहाँ घूर के देखना तो कोई इसको मायूब समझता ही नहीं है। वो ये तो हमारे यहाँ जो लोग हैं वो तो मैं आगे का डायलॉग आपको बताती हूँ, अल्लाह ने आंखें तो देखने के लिए दी हैं जी, यही बोला जाता है कि आप भैया आप क्यों घूर रहे हो हमें, अल्लाह ने आंखें तो देखने के लिए दी, खूबसूरत चीज नहीं देखेंगे तो क्या देखेंगे। अच्छा, ये वेस्ट है, हम उसको बुरा बोलते हैं। इस मामले में वहाँ का माशरा आप देखें कितना आज़ाद है, कितने लेकिन वहाँ घूर कर देखना और बार बार देखना बड़ी सख्त सज़ा है। इसीलिए वहाँ आप देखें कि सरेआम ख़वातीन, उनके तो कपड़े भी थोड़े से वो मॉड पहनती हैं यहाँ के, लेकिन वहाँ फिर भी देखें कि सरेआम छेड़छाड़ नहीं है, सरेआम वो कोई उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, मर्ज़ी के। लेकिन पाकिस्तान में ये आपकी जो बात है कि आंखें तो देखने के लिए दी हैं, हम अल्लाह की कुदरत देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो ये गलत है। इस कल्चर को हमें चेंज करना पड़ेगा। इस कल को ये कि थोड़ी सी हमें हिरासमेंट के हवाले से हमारे पास लॉस तो हैं, लेकिन वही बात है कि इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बता दें जरा। हिरासमेंट के लिए है कि अगर हमें कोई शख्स हिरासमेंट कर रहा है तो हम पहले जो हमारे पास रेमेडी है वो तो हमें पुलिस में जाके देनी पड़ेगी, दरख्वास्त, एफआईआर कटवानी पड़ेगी। एफआईआर, हाँ एफआईआर, तो उसके बाद ही फिर हमारा ये जो सिस्टम है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वो हर काम उसका पहले शिकायत से दर्ज होता है। जो पहली शिकायत दर्ज होती है उसको कहते हैं एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। वो रिपोर्ट आएगी, वो दर्ज होगी, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, फिर करेगी। लेकिन इसमें यह है कि हमें फ़ीमेल के हवाले से या हिरासमेंट के हवाले से हमें थोड़ा सा इसको लागू करना चाहिए। हमें ये इख्तियार दे देना चाहिए आम जजेस को भी कि अगर किसी लड़की के साथ, किसी फ़ीमेल के साथ हिरासमेंट होती है तो वो जो इलाके का एफसीएम है वो उसको एप्लीकेशन दे और वो उसको प्रायोरिटी बेस पे वो उसको खुद वो हैंडल करे। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमें समझ नहीं आती कि हमारे साथ हो क्या रहा है लिटरली। अगर खुदा ना खासा मैं रात को, मैं हूँ या कोई और लड़की हो, हम रात को कहीं पर सफ़र कर रहे हो या कहीं जा रहे हो तो किसी ने हमें हरास किया, हम कहाँ जाएं? हम वहाँ से उनसे भाग के हम वहाँ जाएं जो हमारे मुहाफिज हैं, जो सिर्फ नाम के हमारे मुहाफिज हैं, और वहाँ हम उनके पास जाएंगे और वही हमें नोच खाने के लिए बैठे हुए तैयार बैठे हुए होते हैं। हम उनके पास एफआईआर दर्ज करवाएं, सबसे पहले तो वही गंदी नज़र से हमें देखें। हाँ बिल्कुल सिस्टम है। अच्छा, इसमें ये कि बेहतरी की गुंजाइश है, जैसे हमें कोई ऐसा ऐप बना देनी चाहिए, ऑनलाइन सिस्टम। आजकल मोबाइल सबके पास होता है कि किसी को हैरेसमेंट हो रही हो तो वो स्पेशल हैरेसमेंट के केसेस देखे कि वो हायर लेवल का ऑफिसर हो, डिप्टी कमिश्नर, डीसी, डीएसपी या एसपी के लेवल पे एक अलग सेटअप हर डिस्ट्रिक्ट में बनना चाहिए। और ऐप के थ्रू कि वो व्हाट्सएप या मोबाइल के ज़रिए इंफॉर्मेशन आ जाए तो वो उसको फ़ौरन। और फिर सवालात में अगर आपसे कहूँ कि बहुत सारी लड़कियों ने मेरे साथ ये चीज़ें शेयर की हैं कि जब वो एफआईआर करवाने गए उनसे ऐसे सवालात किए गए कि वो शर्मिंदगी से वहाँ से वापस आए कि हमें एफआईआर नहीं करवाना। आपको टच किया,
कहाँ टच किया, कैसे टच किया, देखा है आपको, किस तरह से देखा है। तो जो आपसे बताया जा रहा है आपको, आप वो दर्ज करो, और इस तरह के ऊट पटांग सवाल आप बताएं, आप अपनी बॉडी को टच करके बताएं कि आपके बॉडी पर कहाँ टच किया है जी उसने। बिल्कुल, ऐसे अक्सर सवाल आते हैं, हम कोर्टों में भी देखते हैं ना, इसी माहौल में रह रहे हैं जिसमें आप हैं, हमें हमारी भी बहनें भाई सब देखते हैं, सिचुएशन में पता पड़ती रहती है, ये है। लेकिन एक बड़ी कमी जो है हमारे माशरे में हम देखते हैं कि जो काफ़ी अरसे से अखलाकियात की बड़ी कमी आ गई है। अच्छा, अखलाकियात ऐसी चीज़ है कि वो उसमें कमी आएगी तो वो रहेगा। हम बचपन से पढ़ते आते थे, दो लफ्ज़ हम एक साथ देखते थे ना, तालीम और साथ तरबियत। अब आप देखेंगे कि अभी ये तरबियत का लफ्ज़ ख़त्म हो गया है। अब हम कहते कौन सी कहाँ तालीम कर रहे हो, पहले हमारे पास सवाल ये होता था कि आपकी तालीम तरबियत कहाँ हो रही है। तो अभी तरबियत हमारी, तरबियत जो है वो हमारी अखलाक को। तो आजकल के लोग, जो बच्चे हमारे जो पढ़ रहे हैं, वो हमने तरबियत नहीं दी है। वही बच्चा जाके वकील बनेगा, वही बच्चा डॉक्टर बनेगा, वही बच्चा पुलिस अफसर बनेगा। वो तो वो ये कमी है ख़ास तौर पे। और दूसरा ये कि अगर हमें अगर पुलिस लेवल पे अगर हम ये एजुकेशन का उनका जो बढ़ा दें ना, कि वहाँ कोई नॉन ग्रेजुएट पुलिस अफसर नहीं होगा, तो फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर जब एजुकेशन की बात करें तो रहूफ साहब, हमारे तालीमी इदारों में बड़े बड़े, अगर मैं कहूँगी कि पीएचडी करके बैठे हुए हैं, वही लोग, वही टीचर्स ही अपने स्टूडेंट्स को, अपने शागिर्दों को अराज कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तालीम पे यकीन करें, हम पुलिस वालों की एजुकेशन बढ़ा दें, ये हमें एक ऐसा सिस्टम कायम करना चाहिए, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो कोई ऑफिस हो, वहाँ पे बाकायदा किसी बंदे को हायर किया जाए कि हाँ, अगर आपके साथ इस तरह की बदफीली हो रही हो या आपको कोई अराज कर रहा हो तो आप आके हमें बताएं और हम इस चीज़ पे काम अच्छा, ये जो जॉब में ख़वातीन है ना, जॉब में जो रहती हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने वीमेन का प्रोटेक्शन का ओम्बड्समैन बनाया है। कराची में उसका ऑफिस है। कराची में कहाँ ऑफिस? आप कराची में उसका सिंध सेक्रेटेरिएट के में है शायद उनका ऑफिस, वुमेन का राइट्स का। जो वर्किंग वीमेन हैं, अगर उनको कोई हरासमेंट होती है तो वहाँ दरख्वास्त दे सकते हैं। तो वो अच्छा है सिस्टम, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन ये तो वर्किंग वीमेन के लिए आ गया। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटीज़ वाली बात है, ये इस साल 2 साल में हमने देखे बहुत सारे स्कैंडल्स आए हैं कि जिसमें जो हमारे जो उस्तादी हैं वो पैसे ये पास करने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए वो गड़बड़ है। हाँ, तो उसके लिए कि हमें थोड़ा सा एक यूनिवर्सिटी लेवल पर भी, कि जहाँ हम एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रख रहे हैं या जो दूसरे रखते हैं, वहाँ हमको यूनिवर्सिटी लेवल पर भी ऐसा के प्रोटेक्शन के लिए हमें एक अफसर वहाँ भी मुकर्रर करना चाहिए कि जो अगर हेरसमेंट है मेल के साथ या फीमेल के साथ, वो उसको शिकायत को दर्ज करे और उसको पॉइंट आउट करे। अगर वो भले किसी उस्ताद के ख़िलाफ़ है या किसी टीचर के ख़िलाफ़ है या किसी स्टूडेंट के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ में थाउजेंड्स लोग बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ कोई कानून नाफिज करने वालों की अमलदारी नहीं है, वहाँ कोई थाना नहीं है, हमें सब आना जाता है। और वो फिर अक्सर ये होता है कि हम बोलते हैं कि जी हमारा ज़्यादा बदनाम होगा तो उसको हम आगे नहीं लेके जाएं, बच्ची बदनाम होगी, घर वाले बोलते हैं हम आगे नहीं लेके जाएं उसको। तो लेकिन इसके हम इस सिचुएशन से बचने के लिए कैसे होता क्यों है, तो हम अगर कोई मेजर्स ले लें, कोई ऐसी कोई अफसर वहाँ तानियात कर दें और रिप्यूटेबल, और अगर कोई उसको इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मिलती है वो रिकॉर्डेड हो, ताकि और जगह भी उसका, तो बेहतरी की गुंजाइश है, ताकि लोगों को खौफ होगा तो फिर ये सिलसिला रुक जाएगा, वरना फिर नहीं रुकेगा ये। बिल्कुल, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें तो सोशल मीडिया पे देखें तो बहुत सारी जो है लड़कियां हैं, खातून है, उन्होंने मैं अक्सर देखती रहती हूँ ग्रुप्स में इस तरह की चीज़ें आती हैं जो मैसेजेस शेयर हो रही होती है, वो बाकायदा पिक्चर पोस्ट करते हैं या जो मैसेज उन्हें किया गया है उल्टा सीधा वो पोस्ट कर देती हैं कि हमें जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं जहाँ पे हम काम करें वो अराज करें, वो आप कह रहे हैं कि आप मेरे ऑफिस में आएँ, आप मेरे साथ फिलहाल करें, ये करें, वो करें, पूरी चैट होती है उनकी, तो वो उठा के डाल देते हैं। और उसके बाद उनका जो मैं कैप्शन पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब हम स्कूल में जो बाकी जो टीचर्स हैं उनसे कहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप भी चलें हमारे साथ,
कि हम इस चीज़ पर बात करें, हमें पुलिस स्टेशन जानी चाहिए, क्योंकि सबके साथ यही हो रहा है। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हमारे घर वाले ना हमें सपोर्ट करेंगे, ना पुलिस स्टेशन इस केस को आगे लेके जाएगी। ये अवेयरनेस की थोड़ी सी हमारे यहाँ कमी है ना। वाकई ऐसा ही है कि जुर्म उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकता कि जुर्म को छुपाने से जुर्म ख़त्म नहीं होगा। जुर्म को पॉइंट आउट करने से, उसको मुजरिम को सज़ा देने से जुर्म ख़त्म होगा। हमारे यहाँ क्या है कि हम चीज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि अगर किसी जगह कोई गड़बड़ आ रही है तो हम दबा दें ताकि हमारा इदारा बदनाम नहीं हो। हमारी किसी बच्ची के साथ कोई हरासमेंट होती है तो हम कहते हैं कि जी दबा दो ताकि हमारी बच्ची का फ्यूचर वो हो, तो उसको कुछ लोग नहीं कहें। हम देखते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में बच्चों के साथ गड़बड़ हो रही है तो हम कहते हैं कि खामोश रहो, बच्ची बदनाम हो जाएगी। तो ये इस कल्चर से हमें निकलना चाहिए, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, जब तक तो वो कैसे ठीक होंगी। तो हमारे जो मसले बने वो इसी वजह से बने। अच्छा, उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हम अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को अवेयरनेस नहीं दे पाए। अवेयरनेस देने के साथ साथ हमें उनको एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी देना है। अब एक हमारी किसी बच्ची के साथ अगर कहीं गड़बड़ होती है तो कम से कम उसको कुछ ऐसी जगह, जो हमारे इदारे जो बने हुए हैं तहफ़्फ़ुज़ देने वाले, उसको एतमाद तो हो ना कि मैं वहाँ जाऊँगी या मेरी शिकायत वहाँ पहुँच जाएगी तो मेरे साथ मसले ख़त्म हो जाएंगे। अब मेरे जहन में अगर ये हो कि मेरी शिकायत वहाँ पहुँचेगी, मेरे साथ ज़्यादा मसले शुरू हो जाएंगे, तो फिर मैं डरूँगा। तो हमें इसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमें अपने जो हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, इदारे हैं, उनको इतना हम ताकतवर कर दें और इतना ईमानदार कर दें कि अगर ऐसी इतलात पहुँचें तो उस पर कार्रवाई हो जाए। ये हमारा थोड़ा सा फुकदान है आके। बिल्कुल, ख़वातीन में अल्लाह ताला ने लड़कियों को एक ऐसी सलाहियत और एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि कोई लड़का या कोई भी, भले वो औरत हो, उसको अगर गंदी नज़र से, किसी और नज़र से देखे तो डायरेक्टली उसको फील हो जाता है कि हाँ ये है, कुछ गड़बड़ है, कुछ हो रहा है, ये चीज़ है औरतों में। और जब वो चीज़, उस चीज़ को महसूस करके वो अगर वो बता रही है तो इसका मतलब है हकीकत में कुछ ऐसा है। और मैं बाकायदा जो हैं घर में माँ, भाई, बहन, बाप, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने घरों में इस तरह से रहें कि जैसे दोस्त रहते हैं, आपस में बातें शेयर करनी चाहिए। क्योंकि एक लड़की के साथ उसके घर में भी हरेसमेंट हो रहा होता है, उसके वो नहीं शेयर कर पाती, वो किससे शेयर करे। बिल्कुल। तो एक ऐसा दोस्ताना ताल्लुक़ कायम करना चाहिए ताकि अगर उसके घर में भले ही उसका चाचा हो, भले ही उसका मामा हो या उसका अपना कज़न हो, भले ही कोई औरत हो, अगर उसको गंदी नज़र से देख रही है तो वो अपनी माँ से, अपनी बहन से ज़रूर शेयर करे। और आपको इस चीज़ पर काम करना है, आप इसको दबाना नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, पाकिस्तान में, बल्कि ये हमारे जो इंडो पाक में, यहाँ ये बहुत बड़ा रेशो है ये बच्चियों के साथ, मतलब उनकी फैमिली से ही हरासमेंट है आके। मतलब हम बहुत सारी जगह जो करीबी रिश्तेदार हैं वो, तो बच्चियों के जो माँ बाप हैं ना, उनको थोड़ा और विजिलेंट थोड़ा सा इसमें रहना चाहिए और उनको, बच्चों को थोड़ा सा आगाही भी देनी चाहिए कि अगर आपको कोई गलत तरीके से हाथ लगा रहा है तो आप हमें इन्फॉर्म करें। और कोशिश करनी चाहिए कि जो ऐसे रिश्तेदार हैं, बच्चियों को और बच्चियों को उनके साथ काफ़ी देर तक तन्हा ना छोड़ें, हम वो मौके नहीं दें। और थोड़ा सा उनको ये हमें उसी लेवल पे जो बचपन है उनका, तो गाइडेंस देनी चाहिए कि अगर आपको कोई हाथ अच्छे तरीके से नहीं लगा रहा है तो आप माँ को इन्फॉर्म करें। और मैं ये चीज़ है कि अभी ये काम बहुत अच्छा हुआ है कि स्कूल में गुड टच और बैड टच के बारे में बच्चों को सिखाया जा रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कि अगर आपको कोई यहाँ छुए तो ये गुड टच है, ये बैड टच है। बाकायदा इस हवाले से अवेयरनेस दी जा रही है, बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है। तो ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, सोशल मीडिया के आने से जहाँ बहुत सारी गलत बातें भी फैली हैं, वहाँ ये भी बातें आई हैं कि वहाँ उससे ये जो बैड टच और गुड टच की बातें ये सोशल मीडिया में, और ख़ास तौर पे जो टेलीविज़न चैनल हैं, जैसे आज आप बात कर रही हैं, तो मतलब इतना खुल के बातें कम होती हैं। ये बड़ी अच्छा मुझे लगा कि ये कर रहे हैं कि जितने भी लोग देख रहे हैं उनको पता पड़ जाएगा कि हरासमेंट कहाँ कैसे हो रही है और क्या बैड टच और क्या वो है। तो चीज़ों का जब हमें अवेयरनेस आ जाती है तो फिर उनका सलूशन भी निकल जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें पता ही नहीं होता, हम वो करते हैं कि हम सोचते हैं कि शायद ऐसा ही होता है। अब एक 5 साल की या 10 साल की जो बच्ची है या बच्चा है, अगर उसके साथ बैड टच वो आ रहा है तो वो उसको तो पता ही नहीं है ना, वो तो समझे कि शायद ऐसा ही होता है आके। लेकिन और वो बाकायदा मैंने बहुत सारी मतलब ऐसी बच्चियाँ देखी हैं कि उनके साथ अगर इस तरह का कोई हो रहा है, वो बताती भी हैं
बिल्कुल वो बताती है, वो ये बताती है कि ये अंकल अच्छे नहीं है, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे इनके साथ नहीं जाना। भाई जब वो बोल रही है कि अंकल अच्छे नहीं है तो हमें समझ जाना चाहिए, तो आप समझ जाएं, फिर लेकिन आप हम उससे पूछें। लेकिन हम इंसिस्ट करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं अंकल बहुत अच्छे हैं। वो वजह क्या है कि अंकल कोई मेरा भाई है, कोई मेरी बीवी का भाई है, तो हम वो उनको बुरा समझने के लिए भी तैयार नहीं हैं। बिल्कुल हम अपने बच्चों को कहते हैं कि ये ठीक नहीं है आके, तो हमें बच्चों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए और वो उनकी जो छोटी छोटी सी बातें हैं उनको ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। और आपकी जो बात वो भी अच्छी लगी कि उनको फ्रेंडली हमें रखना चाहिए, माँ को, बाप को, बच्चों को फ्रेंडली, कि कोई प्रॉब्लम है वो माँ और बाप से शेयर नहीं करेगी तो फिर किससे शेयर करेगी यार। बिल्कुल, क्योंकि इस दौर में अगर मैं बोलूँगी कि माँ बाप से ज़्यादा सगा और कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही थी हमारी, पर अभी टाइम होता है छोटे से ब्रेक, हमें ब्रेक बलूची में लूँगी। गोले चारों का मैं बात शर्रे जो अस्ती गपुत्रान बह गया मैं गप्पी कना ब्रेकाची रोगाची पहला कि मारावती जो अस्ती मामा जाल बुला घुस गया, अमा जनिका घुस गया, मर्द हजरात में घुस गया। अगर शुमे गुमा कोई गलत चीज़ें बह गई, अगर शुमा चार गया था कि कोई मारा गलत तरीके चार गई या हमारा राज करने की कोशिश कर गई, शुमारा खामोश बिल्कुल बैगी नहीं जी। अगर मैं बोशा कि ए वादा खामोश बैग मतलब शुमा वती सारा वत ही जुल्म कर गया था और शुमा हुआ था मर्दों मौका दे गया था कि आज मैं गुमा ए जो अस्सी अरकता बिका। अगर मर्शिया तई गुमा करेंगे हो सकते हैं बांदा डिग्री गुमा का हो सकते तरह से पहला ये बाज मर्दुमारी गुमा ये हरकत को था और माँ जाल बोला गोशा अमा जो शी अमाए जो सीर को था जो माँ था या अमा जो जनिक का शुमार होती माँ था नहीं गुमा या शुमार जो चौका नहीं गुमा अच्छे दोस्ताना ताल्लुक कायम करनी कि अगर आई गुमा कोई भी अल्लाह मका ये पे में कोई चीज़ें भी आई यार गलती नजराची बेचारिया बैठे शुमारा बूशी और शुमा आइए कुमक भी देता और शुमा आइए साथ भी देता और देखिए कपी में गोशा के वती जनिकानी जो अस्सी अगर शुमा है ना गोली नगन पचक सिक्कारी रहता गुड़ा अमी बेला ने गुमा मर्दमानी जनक भी बेसिक्कारी रहता कि जब यक तरह गलत तरीके से टच करती है तरह गलत नज़रिए से बेचारी गुड़ती दस्तानी तो कमी तो ताकत भी कि तो आइए दी माँ पुरुष को बिकने देखिए गप पेशी अमा जनिकानी गुमा मा गप जना के माँ काली होती नाकुना नाकुन पालिश जनिए वास्तव अबड़नी अगर कस्सी में गुमा गलत कन गई गुड़ अमी नाकुना गुमा माँ आइए दीमा हम बिचीरें गोले चारों का नुवाद भी थे ग्वंडोई ब्रेक की सूरी ब्रेकअपति मरागा शपथ जाकर वशत के मनी वशी गोले चारों का अंचो ब्रेक अच्छी पहले मैं गपुत्रान कन गई थी और ब्रेक अच्छी पहले मैं शुमारे एक चीज़ें ना गोश्ता मैं बिगाला मैं अच्छू जज्बाती भी तंगो थी गप्पा नहीं कुमा शुमारे एक गोश्त था कि शुमे वास्ते एक सरप्राइज जैसे सरप्राइज चाहिए शुमा अगर ब्रेक अच्छी पहले पहुँचती गोर शुमा कमो सस्पेंस है तो कभी तिगा अगर मुझे सरप्राइज है गोर सरप्राइज चाहिए शुमामी चीज़ें मैं शुमारा ना गोश्त चाहिए मैं बाज एक अच्छी मगोशा के असास टॉपिक की बीता माई सरो गुफ्तगू कन गया था एकदम मैं जज्बाती बीता भले बैग लूटी अगर मैं अच्छी टॉपिक की गपुत्रान कनी मारा ये टॉपिक के वास्ते हमारे जज्बाती बैग लूटी बिल्कुल बीचे के माँ भी जनिक की और बैठे अच्छी चीज़ बाज और बाजी मर्दुमानी गुमा बाजी जाल बुलाने गुमा ये चीज़ बैठती मैं पता ही गप्पा कना कि ना सिर्फ जनिकानी गुमा बचकानी गुमा भी जो अस्सी अरेस्टमेंट बैठती भले नहीं आर टॉपिक का मैं कम साइडा कनी मोती वशी गोले चारों का नहीं वास्ता आरते एक जगह सरप्राइज इसे के मौसम कम में सरप्राइज पेश बेदार के मर्ची में सरप्राइज चाहिए जल्दी मुझे कैमरा बिल्कुल मर्ची की मैं सरप्राइज के मैं एक देखे गेस्ट है का मैं मरागा शतुका गेस्ट नाम बहुशानी अन्ना बहुशानी मैं गेस्ट है नामी मुजम्मिल अनीफ साहब मर्ची मैं मरागा शतकत का भले गोले चारों का गप विषय के आवी देखे चागर दे गुड़ाई हुआ सब मनोती मरागा उर्दू तक स्विच करना कपी भले शुमा दिला मैार है जब मनती वशी गोले चारों का मैं गपुत्रान कन की भाई शुमे गुमा गोड़ा मोती मादरी जबान बलूची तक अब जाने चौके जो मैं गेस्ट निश्ता आई मना चिगोशंती उर्दू था गप जनक भी बल्कि हमेशा मैं सोचिए कि मैं पहले की गैस भी था मैं पहले की गैस शो मायर मिनतवार वगैरह न कहूँ कम कैमरे में पहले की गैस ने इनका भी चक्कर रही था कि गेस्ट मैं पहले की गेस्ट ये वो गेस्ट में सरप्राइज है जब मैं ओलिया पहला गेस्ट भी था हमारा गेस्ट ने इनका कैमरे बेहतर रही था मैं गेस्ट अंगा तक निश्ता में कर रहा और मैं पदावती जो अस्ती सजने से पहला चिगोशंती वशत कनी मुजम्मिल साहब मैं मरागा शतुकात का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है। कैसा लग रहा है सुबह सुबह आके प्रोग्राम में? काफ़ी अच्छा लग रहा है सुबह सुबह।
और मैंने क्या कहा, कुछ समझ आया? थोड़ा 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 क्या? के- थोड़ा ही समझ आया है, वो थोड़ा पहले बता दें, फिर उसके बाद जो थोड़ा समझ आया वो उसके बाद बता दें। वैसे कॉन्टेक्स्ट को तो मैंने पिक कर लिया है। आपने कहा था ब्रेक के बाद जो ना कुछ सरप्राइज है, इससे पहले आपकी बात चल रही थी तो इसका मतलब और आई थिंक सरप्राइज सरप्राइज में तो कॉन्टेक्स्ट तो मैं समझ गया हूँ, कंटेंट भी थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो जाएगा। और मैंने एक और चीज़ भी कही, वो चीज़ जो है ना वो हमारे बलोच भाई हैं काफ़ी सारे, मैं उनसे पूछूंगा बाद में। मैंने एक और चीज़ भी कही है। आपने तो बहुत सारी बातें की थी पूरा आके आके। नहीं 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 नहीं, जब ये आए थे इनके बाद जो वही सेम लाइंस जब आप आए थे तब भी मैंने रिपीट की थी। जी। सोचो आपने कहा था कि फर्स्ट टाइम आए, ये गेस्ट मेहमान नहीं है, मतलब आते जाते ऐसे ही कुछ कहा था कुछ। मैंने ये कहा है कि जब कोई दूसरे चार्गेट मतलब जब दूसरे कास्ट के लोग हमारे पास आते हैं तो उनके लिए मुझे अपना प्रोग्राम उर्दू में स्विच करना पड़ता है। जो अच्छा। मैंने आपके बारे में जी, कहा जी, था जी। और मैंने मुजम्मिल हम साहब अपने बारे में बताएं। सो एक नाम तो आपने बता दिया है, हाँ, मुजम्मिल सरप्राइज। अच्छा, बाय प्रोफेशन आई एम अ CA एंड SCCA फाइनलिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो है ना फील्ड से हूँ मैं। और 2016 से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो है ना मैं स्टडीज़ के साथ भी इसको लेके चल रहा था कि क्योंकि एक क्यूरियोसिटी थी शुरू से ही बचपन से कि ये मार्केट क्या है, किस तरीके से ऑपरेट हो रही हैं, स्टॉक मार्केट्स की जो कोर्स आ रही होती हैं डेली बेसिस पे हम देख रहे होते हैं। अब लेट सपोज अगर हम सिंपल सी एग्जांपल लें तो हमारी इस जो है ना ऑफिस से मतलब घर से यहाँ पर आने के टाइम पर ही हमने काफ़ी सारी लिस्टेड कंपनीज़ को देख लिया, जैसे कि PSO पम्प, गाड़ियाँ हमने देखी, टोयोटा, सुजुकी, पाक सुजुकी, ये सारी लिस्टेड कंपनीज़ हैं, सारे शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल हैं। तो इन चीज़ों के बारे में काफ़ी इंटरेस्ट था, काफ़ी जो है ना स्टडी भी की। तो फिर 2019 से हमने खुद ने बाय अपना प्रोफेशन भी थोड़ा स्विच किया और राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। और मेरा खुद का इंस्टीट्यूट भी है जिसमें हम स्टॉक मार्केट्स के बारे में पढ़ा भी रहे हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं कि आप लोग किस तरीके से इन चीज़ों को सीख सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें आप डेली लाइफ के अंदर आप नई टर्म्स वगैरह को नहीं देख पाते। तो इससे रिलेटेड जो ना काफ़ी सारा कंटेंट हमने यूट्यूब पे भी फ्री में अवेलेबल किया हुआ है ताकि हर वो बंदा सीख सके जो इन मार्केट्स के बारे में इंटरेस्टेड है, क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये वो अपॉर्चुनिटी है जो लोगों को नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले आप दोनों चाय ले लें और मैं भी चाय ले लेती, सुबह का टाइम है, चाय तो बनती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको कहाँ ये महसूस हुआ कि इस चीज़ की ज़रूरत है आप बनाने की, या आपको यूट्यूब चैनल जनरेट करने की, आप वहाँ पे भी ये चीज़ सिखाएं, कब आपको लगा कि इस चीज़ की ज़रूरत है? अच्छा, ये वैसे मैंने खुद पर्सनली स्टार्ट तो 2016 से कर दिया था जब मैं CA भी स्टडीज़ मेरी कंटिन्यू थी। 2019 के अंदर मैंने खुद का अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया, फेसबुक भी बनाया दी ट्रेड स्कूल के नाम से, और उस पर हमने जो है ना सर्विसेज ये देना स्टार्ट की। और साथ में जो है ना मुझे बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा मतलब आप कहते हैं स्कूल्स के अंदर स्पीचेस वगैरह करना और टीचिंग स्किल्स भी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि CA और SCCA के मेरे खुद के क्लासमेट्स को भी मैं पढ़ा रहा होता था आफ्टर द क्लासेस, जो QT और मैथमेटिक्स वगैरह में वीक थे। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फिर आपको पता है कि जब बंदा एक फील्ड में स्टार्ट होता है, फिर करते करते जो ना काफ़ी ज़्यादा इसी तरफ आ गए। और मैंने अक्सर रिसर्च के अंदर एज अ टेक्निकल एनालिस्ट भी सर्व किया था। और राइट नाउ जो है ना मैं एक कंपनी है कनाडा की, उसके अंदर एज अ CFO भी वर्क कर रहा हूँ, वो भी इन्वेस्टमेंट्स में डील कर रही है, उनकी पोर्टफोलियो को मैनेज करना। और US स्टॉक मार्केट में भी जो है ना हम सर्विसेज अपनी दे रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दे रहे हैं, एंड फॉरेक्स जिसको पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज भी कहते हैं, इसके अंदर भी जो है ना हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें गोल्ड की, क्रूड ऑयल की, इनकी ट्रेडिंग्स की जाती है। मतलब काफ़ी बहुत बड़ी मार्केट्स हैं और आने व्हील जो है ना। फॉरेक्स क्या चीज़ है, उस हवाले से ज़रा डिटेल से बता दें। अच्छा, फॉरेक्स जो है ना ये एक मार्केट प्लेस है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं, मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं जो गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं यहाँ पर। मतलब आप अगर गोल्ड में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप PMX के थ्रू कर सकते हैं। आप अपने किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करवा के हल्के फुल्के इन्वेस्टमेंट से भी ये स्टार्ट हो जाता है। और आप यहाँ पे आके मार्केट को वॉच करके आप गोल्ड को ट्रेड कर सकते हैं, आप ऑयल को ट्रेड कर सकते हैं, आप इसके अंदर कॉटन को, काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पे, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है और बहुत सारी चीज़ें। इवन यहाँ पे आपको US स्टॉक्स भी मिल जाएंगे जिनको आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई टेस्ला कंपनी को ट्रेड करना चाहता है, कोई अमेज़ोन को ट्रेड करना चाहता है, मैं इनकी शेयर प्राइस की ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो ईजिली यहाँ पे कर सकते हैं। फिर जो भी आपको एग्जाम्पल के तौर पे अगर टेस्ला कंपनी कोई परचेज़ करता है PMX या फॉरेक्स के थ्रू,
लेट सपोज वो बिल्कुल आपने सही कहा था कि आपको पढ़ाने का शौक है। गोले चारों का मैंने टीचर वाला फीलिंग भी अदा की कि मैं स्टूडेंट ये दी मैंने तो वही वाली फीलिंग्स आ रही हैं मुझे। बिल्कुल आप कंटिन्यू करें। दरअसल इसमें जो है ना अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। आप टेस्ला कंपनीज को ट्रेड कर सकते हैं। आप PMX के थ्रू जो है ना $200 पे आपने बाय किया और इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग यहाँ पर होती है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं। 210 220 पे आप इसको क्लोज कर सकते हैं, $10-15 आपको मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छी जो है ना यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन लोगों को इतने ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इन मार्केट्स के बारे में, सिखाने वाले नहीं हैं, इतने ज़्यादा एक्सपर्ट सिखाने वाले नहीं हैं क्योंकि आप हैं, आप प्लीज़, आपको आज हमने यहाँ पे 4 से 5 कैमरे दिए हैं और देख रही है आपको पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर के लोग भी देख रहे हैं, आप सिखा दें। इंशाल्लाह हम काफ़ी सारी चीज़ें, आप काफ़ी सारे लोगों के सवाल जो उनके जहनों में होते हैं वो इंशाल्लाह इसी सेशन के अंदर क्लियर हो जाएंगे क्योंकि बेसिक सवाल होते हैं कि हम कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, बिल्कुल, बिल्कुल। हमें कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसमें देखिए क्वालिफिकेशन तो इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। एक आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक हुनर टाइप भी आप इसको ले सकते हैं, स्किल बेस्ड भी जो है ना आप इसको ले सकते हैं कि ये एक स्किल है। अगर आप देखें एक चीज़ को जब आप ऑब्जर्व करने लगते हैं, आप उसको वॉच करने लगते हैं तो आप एट दी एंड एक्सपर्ट उसमें हो जाते हैं। थोड़ी सी साइकी आप अपनी सेट कर लें, थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट सेट कर लें तो ये बहुत अच्छी मार्केट है। और मैं हमेशा हर स्टूडेंट को अपने यही कहता हूँ कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें आप अपनी अर्ली एजेस के लिए। आप अगर हम अभी मार्केट्स में आते हैं, ऑल्दो हमारे पास अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे पास जो है ना फंड्स नहीं है, हम अपनी पॉकेट मनी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट हम इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं कि हम मार्केट में रहें क्योंकि देखिए मार्केट किक आउट कर देती है। मार्केट बहुत ज़्यादा जालिम है, अगर आप कुछ गलतियाँ ऐसी करते हैं तो मार्केट आपको एग्जिट कर देगी, किक आउट कर देगी। लेकिन यहाँ पर कोई स्टे कर गया और वो अपनी रिटायरमेंट एज में आता है तो उस टाइम पे हमारे पास पैसा भी होता है, हमारे लिंक्स भी होते हैं, तो वो उस टाइम पे हमारा एक्सपीरियंस अनबीटेबल होता है। तो बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब जहाँ पे गेन काफ़ी ज़्यादा है ये इस तरह की मार्केट है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझाया आपने। पर जब मैं थोड़ा सा आती हूँ, अपने एडवोकेट साहब हैं हमारे पास बैठे हुए, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं जो जिनके केसेस भी रिकॉर्ड हुए हैं कि वो फ्रॉड कर दिया लोगों को, कितने रिकॉर्ड हुए ऐसे केसेस? हाँ नहीं, बहुत सारे हैं। लेकिन ये जो फॉरेक्स मार्केट है ना, इसमें पाकिस्तान ने इसको रेगुलेट किया है। पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने एक स्टॉक से एक्सचेंज कमीशन है जहाँ हम पाकिस्तानी कंपनीज उनके शेयर परचेज करते हैं, खरीदार। दूसरी फॉरेक्स मार्केट है। फॉरेक्स मार्केट को जैसे कि मुजम्मिल साहब ने बताया कि कमोडिटी मार्केट कहलाती है। इसको PMX पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज कंट्रोल करता है और हम पाकिस्तान में भी लीगल तरीके से भी ये बिज़नेस कर सकते हैं। मतलब टेस्ला के या मतलब ये जो कमोडिटीज़ हैं, ऑयल, प्लेटिनियम, व्हीट, क्रूड ऑयल, जैसे हम रोज़ हम खबरें में सुनते हैं ना कि आज ऑयल के प्राइस ही हो गए, आज गोल्ड इतने $1 बढ़ गया, इतने कम हो गया, ये PMX के थ्रू। तो PMX क्या करता है कि यहाँ बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, वो आप अकाउंट खोलते हैं ब्रोकर में, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन दे देते हैं। अब मैंने फ़र्ज़ करें अगर 50,000 से अकाउंट खुलवाया है तो 50,000 के अकाउंट से मैं ये जो मार्केटें होती हैं कि ये 10% आपका, आप 100% चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। अब मैं 50,000 रुपये हैं मेरे, 50,000 में तो मुझे तो आधा तोला भी नहीं आएगा गोल्ड, लेकिन मैं 10-20 तोला से ज़्यादा इस 50 से उसकी जो मार्जिन वैल्यू है उस पर मैं परचेज़ कर सकता हूँ। कि मतलब जो रेट का फ़र्क होगा, फ़र्ज़ करें कि मार्केट में मैंने आधा किलो सोना परचेज़ किया, आधा किलो की कीमत तो जाके 20-30 लाख 50 लाख बन जाएगी, इसी ऐसे भी ज़्यादा बन जाएगी। लेकिन जो उसका फ़र्क आएगा, जो फ्लक्चुएशन होगी कि $2 ऊपर बढ़ गया या $3 बढ़ गया, मार्जिन तो यही होता है ना, रोज़ एकदम हज़ारों नहीं बढ़ता ना, 10, 20, 30, $50 बढ़ता है। तो वो 50,000 जो मेरे हैं वो उसको कवर कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस टॉपिक में आपको मुखातिब करने का यही मकसद था मेरा कि मैं इसको क्लियर करूं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे साथ जो है एडवोकेट बैठे हुए हैं, उनसे इस टॉपिक को मैंने मुखातिब को गोले चारों का मैं वो बलूची तक अब जना ना मामा के लिए उर्दू तक अब जन गया माँ मुखातिब को कि ताकि पता बचती कि ये जो कार कन गया, ये जो एप्लीकेशन है, ये जो मार्केटिंग है, ये लीगली या इन्ना बिल्कुल इस हमारे शरीर सर सरपदीदात के मिशर मुखातिब को शबाज शरीर सर सरपदीदात के ये जो मार्केटे इशित का जो कार कन गया ये लीगली बस गुड़मामी चीज़ें वैसे मुकादमे समझ आया मैंने क्या जी बिल्कुल। तो आपने कहा कि मार्केट लीगल है, वो आपने बताया कि मार्केट लीगल है, ये PMX के थ्रू जो है ये लीगल मार्केट है। लेकिन इसकी कुछ एप्लीकेशंस मोबाइल पे जैसे आ रही हैं
जो इंटरनेशनली वो इलीगल हैं, वो पाकिस्तान में बैन है, क्योंकि पाकिस्तान से जो मनी है वो ट्रांसफ़र वहाँ हो जाती है, उस पर टैक्स नहीं आता, उसकी रेगुलेशन नहीं, इसलिए तो ये पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के थ्रू ये जो कमोडिटी मार्केट्स है ये सेफ़ है। सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि हमें थोड़ा सा इस पर पाकिस्तान में सिखाने का कोई इदारा नहीं है कोई। इंडिया देखें कि आईटी से अरबों डॉलर बना रहा है, हम पाकिस्तान में नहीं बना पा रहे हैं। अब पाकिस्तान में ये मर्केंटाइल एक्सचेंज का ये आया है, अगर जैसे मुज़म्मिल हनीफ ट्रेड स्कूल चला रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने भी बहुत सारा सीखा है ऑनलाइन ही आके, तो कुछ मैं भी इसके हल्के फुल्के ट्रेड कर लेता हूँ, तो ये बेनिफिट में है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ कोई इंस्टीट्यूट ऐसा होना चाहिए कि जो हमें ये बताए कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, हमें रिस्क मैनेजमेंट हमें कैसे, हमारे पास अगर अमाउंट 10-20 हज़ार से हम कर रहे हैं या 50 हज़ार से कर रहे हैं, तो हम किस तरह उसको सेफली ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं वो डिग्री लेकर रो रहे होते हैं कि हम क्या करें, हमारे पास नौकरियां नहीं हैं। अच्छा, मोबाइल है ना, आप कहीं भी बैठे हैं, आप किसी भी दूर दराज जहाँ इंटरनेट सर्विस है वहीं से बैठे बैठे आप कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं सीखने का, अगर हम 10 दिन 20 दिन 50 दिन आप उस देते तो हम सीख जाते हैं आके, तो वो घर बैठे ही बच्चे बच्चियाँ वो कर सकते हैं, स्टूडेंट बहुत सारे। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे लगता है मुझे अपना अकाउंट बनाना चाहिए, मुझे मज़ीद डिटेल्स बता दें। हाँ, इसमें एक्सपर्ट हैं, अच्छा, बताएंगे। जो आपने अभी सवाल काफ़ी अच्छा किया, क्योंकि हमें सबसे पहले टेंशन यही होती है कि यार जो मैंने इन्वेस्ट किया है अमाउंट, वो 1 लाख हो या 5,000 हो या 10 लाख हो, कि वो सेफ़ है या नहीं है। देखिए, अगर हम बैंक्स की बात करें और हम एक तरफ बात करते हैं, जैसे 2 पिलर्स लेके चलते हैं, बैंक हो गई और यहाँ पे हो गए आपके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। तो ये दोनों जो है ना, इनके ऊपर रेगुलेशन के अंदर SECP है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। बैंक्स हमारी बैंकिंग ऑर्डिनेंस में आ गई, ये हमारे सिक्योरिटीज़ जो है ना एक्ट के अंदर आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपके पैसे बैंक में सेव है ना, तो यहाँ पे भी सेव है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपका कैश डिपॉजिट हो गया, जो बैंक के थ्रू ही ट्रांसफ़र होता है। इवन अगर आपके कोई लॉगिन क्रेडेंशियल्स ले लेता है, इवन जैसे कि मेरा अकाउंट है, वो आपने किसी ने हैक कर लिया, वो पैसे वहाँ से निकालेगा, वो आपके बैंक अकाउंट में ही आएंगे और 2 से 3 दिन लगते हैं, क्योंकि वो क्रॉस चेक होता है। वाह, तो बिल्कुल आप सिक्योर हैं। बस इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए, कंपनी हर तरह की होती है। जिस तरीके से आप सब्जी मंडी में जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि एक जगह फ्रूट्स सेल हो रहे हैं, आपने कोई ख़राब फ्रूट ले लिया, तो वो देखें, अब आपका उसमें था, आपने अपनी रिस्क एनालिसिस नहीं की, आपको चेक करना था, आपको फ्रूट्स के रेट भी चेक करने थे। अच्छा, आप हम एक सिंपल से एग्जांपल देते हैं, मवेशी मंडी होती है हमारी, जो बकरा ईद पे काफ़ी ज़्यादा इसका चलता है। आपने कभी ऐसा देखा कि जितने भी व्यूवर्स हमारे हैं वो इस चीज़ का रिप्लाई भी कर सकते हैं कि आप मार्केट में घुसे और जो सबसे पहला जानवर था आपने ख़रीद लिया? नहीं करते। आप 5 दिन लगाते हो, मार्केट में घूमते हो, हर चीज़ मतलब सारी चीज़ें ले लेते हो। तो यही चीज़ स्टॉक मार्केट में अप्लाई करें। इस बात में बहुत हंसी आ रही, क्योंकि तो स्टॉक मार्केट में भी आप इसे अप्लाई करें, क्योंकि एक लड़की एक ड्रेस पसंद करने के लिए पूरा दुकान चांद मार देती है और वो लेती नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप फीमेल्स की देखिए, पूरी शॉप नीचे खाली करवा देती हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में हमने ओपन किया, हम कहते हैं जल्दी से वो स्टॉक देखो जो 8 आने का 1 रुपये 2 रुपये का मिल रहा है, और हमें लगता है कि हमने यहाँ पे जो है ना बड़ी क्वांटिटी में परचेस कर लिया, 20,000 शेयर आ गए, 1 रुपया भी बढ़ा, मेरे 20,000 हो जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता। इवन हमारे पास ब्लू चिप कंपनीज हैं जो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देती हैं। आपको अगर नहीं भी आता, आप जस्ट किसी ETF को, किसी इंडेक्स को, एनालिस्ट को फॉलो करें, आप एक्यूमुलेशन करें। आपको देखें, अगर यहाँ पर चीज़ें नहीं समझ में आती, कुछ कंपनीज की लिस्ट बनाएं, आप हर मंथ अपनी सैलरी का 5 से 10 हज़ार वहाँ पे इन्वेस्ट कर दें। अब आपके पास अगर सिक्योरिटीज़ आती हैं तो इसको आपको काफ़ी ज़्यादा एज है, ये आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आपको कैपिटल गेन यहाँ पे मिलेगा। कैपिटल गेन क्या, आपने 5 का खरीदा, वो 6 रुपये का हो गया, 1 रुपया प्रॉफिट हो गया, जिस पर टैक्स भी देना है आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड क्या होता है? ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स होते हैं। कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया, बहुत अच्छा कंपनी ने काम किया, वो आपको दे दिया। बोनसेस देती है कंपनी, आपके पास 1000 शेयर थे, 10% बोनस दे दिया, वो आपके 1100 शेयर हो जाएंगे। और फिर आप इसको लॉन्ग टर्म में एक्यूमुलेट करते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन बेस्ड भी कुछ स्टॉक्स होते हैं जो ओवर द टाइम वैल्यू इंक्रीज करते हैं। और फिर आपके पास अगर लेट सपोज मेरे पास 50 लाख की सिक्योरिटीज़ हैं, इक्विटी है, तो मैं उसको एज अ मॉर्गेज बैंक में लग के लोन भी ले सकता हूँ अपने बिजनेस के लिए। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। बहुत अच्छी कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब आपको बेनिफिट्स यहाँ से मिल जाएंगे जो आपको नहीं पता। मतलब ये अंडर दी पॉकेट बिजनेस है, बट आपको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। स्टॉक मार्केट है, क्योंकि इसकी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को सिखाने वाले नहीं हैं। और हमने जो मोस्टली यूट्यूब पे और हमारा फेसबुक पे फ्री कंटेंट अवेलेबल है। मैं ऑन एयर ये कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वॉल्यूम बेस्ड चीज़ें हैं।
प्राइस एक्शंस हैं इसके अंदर, ऑर्डर फ्लो है, आपको कैसे पता करना है, आपके फंडामेंटल्स है, लाइक आपको कंपनी एनालाइज कर लोगे, जैसे कि सीमेंट सेक्टर है वो कैसे ऑपरेट कर रहा है। अब ये देखें आपकी मीडिया, ये आपका जो ग्रुप है ये भी लिस्टेड है, काफ़ी बड़े बड़े चैनल्स जो आपके हैं वो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, यहाँ पर लिस्ट हैं वो उनके भी शेयर्स ट्रेड होते हैं और काफ़ी अच्छा मतलब देते हैं। कुछ ऐसे भी मीडिया के शेयर्स थे जो 1 रुपये का था वो 16 रुपये का हो गया कुछ दिनों के अंदर। तो अब ये आपके ऊपर है आप किस चीज़ को ट्रेड करो। अब आप ख़राब कपड़े ले आते हो बाज़ार से तो बाज़ार का कसूर नहीं है, ये आपका कसूर है। अगर आप ख़राब रोटन फ्रूट्स ले आते हो तो आपका कसूर है इसके अंदर, आपने क्यों लिया भाई, आप स्टडी करते हैं, आप मार्केट में देखते हैं, तो ये सारा आपके ऊपर डिपेंड। मैं खरीदारी के मामले में तो ख़वातीनों को बोलूँगी अगर ना लोग हैरान हो जाते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि 1000 रुपये की चीज़ इसने 300 रुपये में कैसे ली, क्योंकि ऐसा वाला डिस्काउंट होता है, 1000 रुपये की चीज़ 300 में कैसे आई। वो आप भी समझ जाते हैं, देखिए ना 1000 रुपये का सूट है 200 का मिल रहा है, अब आप समझ जाएंगे यार कुछ ना कुछ तो मसला है अब। नहीं अमूमन ऐसा होता है कि 1000 की चीज़ें आप 300 में ले आते हैं, 300 की भी महंगी ले आते हैं। वजह यह है कि हमारे यहाँ प्राइस का चेक नहीं है। आप एक दुकान में जाएंगी 300 वाली चीज़ 1000 की है, आप वो हो सकता है उसकी कीमत 200, फिर भी 1000 की तो नहीं ली ना। नहीं फिर नहीं ली, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना, हम बार्गेनिंग जब करते हैं वहाँ यही है ना कि आपको 200 रुपये वाली चीज़ है, आपने 1000 से शुरू किया, कुछ लोग 800 में ले ली, कुछ लोगों ने 600 में ले ली, किसी ने 200 में ले ली। अब ये जो 200 में लेने वाले हैं, जो एक्चुअल प्राइस पे लेने वाले हैं वो तो कम है, बाकी तो ज़्यादा ओवरऑल वो प्रॉफिट में चले गए। अब हम औरतें, हम लड़कियां, अब ऐसा भी नहीं है कि उसका मुनाफा भी खा जाए तो उसको भी कुछ देना पड़ता है। नहीं, मेरे पास काफ़ी फीमेल्स आती हैं जो मुझे कहती हैं कि आप हमें ऐसी पोर्टफोलियो, ऐसे स्टॉक्स बता दें जिनको हम मंथली सेविंग्स की फॉर्म में जो ना लेके चलें। तो मैं उन्हें काफ़ी सारे अच्छे स्टॉक्स लिस्ट आउट कर देता हूँ, बाकी रेस्ट ऑफ द डिसीजन उनका होता है, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकता, मैं उनको डायरेक्टली एडवाइस नहीं कर सकता, वो उनके ऊपर होता है। एजुकेशनल पर्पसेस के लिए मैं उन्हें बता देता हूँ कि भाई ये कंपनीज है जो पास्ट ईयर में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। देखिए पास्ट गारंटी नहीं है कि वो फ्यूचर में भी देंगे, इट डिपेंड्स, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेके चलें। लाइक हम प्राइसेस की बात कर रहे थे अभी, ऑनलाइन पता नहीं क्या एक बिजनेस है, आई गेस शायद लोग कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर एक चल रहा है सबका बिजनेस, इतने सारे स्टेटस लग रहे हैं, बाकायदे एक के पास से एक चीज़ जा रही है। लाइक ये पेन है मेरा, मैं इसको 20 रुपये में सेल करूँगी और मैं इसको आपको दूँगी, आपको इसको कितने में सेल करना है, आप स्टोरी लगाओगे कि इसको मैं अब ये 20 रुपये की तो मैं इसको 30 में सेल करूँगा, आप उनको देंगे कि आप स्टोरी लगाएं ये 30 रुपये की है तो आप कितने में सेल करेंगे, आप इसको 40 में, आप इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, ये 20 रुपये की पेन ये तो 100 रुपये में सेल हो रही है। यही चल रहा है सब कुछ, और ये चीज़ समझ से बहुत ही, मैं बोल रही हूँ कि बाहर है, जो चीज़ है उसकी एक्चुअल प्राइस हमें पता नहीं हो रही कि वो चीज़ एक्चुअली कितने में जो है वो सेल होनी चाहिए, और यही चल रहा है व्हाट्सएप पे। प्राइस को भी रेगुलेट करने के लिए भी लॉ है ना कि अब एक प्राइस, मैंने बिल्कुल आपको ये पेन दिया है ताकि आप मुझे इस चीज़ को ही कंटिन्यू करें, मुझे लॉ जानना है। अभी देखें ना, एक लफ्ज़ आता है वैल्यू एडिड, मतलब हम बाज़ार से एक आम लेते हैं, वो हमें मिल जाता है 100 रुपये किलो, हम बेचते हैं 100 रुपये किलो, हमने वैल्यू एडिड उसको करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम उसी आम का अगर हम पल्प निकाल लें तो वो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, अगर हम उसी को जूस में कन्वर्ट कर दें तो वो जो 1 किलो में कोई 6 गिलास बन जाएंगे, हम वो जो 100 रुपये का आम है वो 1200 रुपये में बेच देंगे, 200 रुपये के हिसाब से। तो चीज़ों की वैल्यू ऐसे बढ़ती है। तो बिल्कुल ये तो वही बात होगी ना, इसके ऊपर मुझे याद आया कि अगर आप भुट्टा ले वो कच्चा, अगर हम उसको भुट्टा ले तो वो आपको मिल जाएगा वो हाँ, तो हम उसको बनाते हैं, उसको पकाते हैं, उसको आगे सेल करता है, उसकी एक कीमत मिलती है, हम उसको आगे सेल नहीं करना, आप उसको सीवीओ में जाके सेल करें। आप उसको सीवीओ में जाके सेल करें, डिमांड एंड सप्लाई। ये वही वाला होगा ना, सीवीओ में हॉर्स राइडिंग की, तो वो ना अगर मैं बोलूँगी कि 3000 बोलेंगे वो 3000 में वो 3000 बोलेंगे, जो बहुत मीम चल रहे हैं कि हमारे पास एक वो जो है दूसरे मुल्क के फॉरेनर हाँ आ गए थे हमारे पास, तो उनको एक राइड करा के और उनको 3000 मांग रहे हैं, अभी भी इनके मीम्स चल रही हैं। आप जो हमें समझा रहे थे उस टॉपिक को मैं चाहती हूँ कि आप उसको मज़ीद कंटिन्यू करें। अच्छा, इसमें देखें कुछ जो आपने अभी एक पॉइंट ऐड किया, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था कि एक पेन है, अब देखें पेन के अंदर कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो सकती, जैसे सर ने कहा कि आप मैंगो का पल्प बना लो, आपने कहा भुट्टे को अच्छी लोकेशन पे बेचो, तो कुछ इस तरह की कंपनीज़ हैं जो SECP की तरफ से लिस्ट होते हैं कि भाई हमारा काम क्या है, हम ये कब बेच रहे हैं, ठीक है ना।
अच्छा, अब वो क्या करते हैं, वो पायरामिड स्कीम्स पे काम करते हैं। पायरामिड स्कीम्स, ये आप स्कैम्स की एक टाइप कह लें। अब वो क्या करते हैं, जैसे मुझे उन्होंने कहा कि आप 5 बंदों को लेकर आओ और वो 5 बंदे जो है ना 15-15 हज़ार इन्वेस्ट करेंगे और 15-15 हज़ार इन्वेस्ट करके जो है ना हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे, फिर ये उन्हें मेकअप बेचना होगा या उन्हें ये प्रोडक्ट बेचने होंगे। वो प्रोडक्ट इटसेल्फ उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट वो SECP की आंखों में धूल चौंकने के लिए जो है ना वो कर रहे हैं। फिर वो आगे उन 5 को कहते हैं आप मजीद 5 को लाएं, वो 5 को कहते हैं। अब आप इस पे कंपाउंडिंग पे जाते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पता है क्या है? इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि ये जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, जो आप जिसको ट्रेनिंग फी भी कहा जाता है, जिसको बहुत सारी चीज़ों में कहा जाता है, तो वो क्या होती है 5,000, 500, 800, 1000, 1200, जो हर मिडिल क्लास बंदा कर सके। देखिए, हमारे मिडिल क्लास जो फैमिलीज होती हैं या बहुत से जो लोग हैं, उनका सर्किल इतना बड़ा नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं चलो 1000 तो है, रिस्क ले लेते हैं, 1000 रुपये ही जाएंगे। बट वो ये नहीं देख रहे कि कंपाउंडिंग से कितना बड़ा जो है ना नंबर उस पैरामिड के जो हेड पे, क्योंकि ये इस तरीके से स्कीम चल रही होती है, वो वहां पे जा रहा होता है। अब वो SECP ने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए हैं, मतलब हमारी गवर्नमेंट इस पे काफ़ी अच्छे काम कर रही है, काफ़ी ज़्यादा इनको रोका गया है। बट आपको पता है कि एक जो फ्रॉडस्टर है, इम्पोस्टर है, वो आ ही जाता है मार्केट में। अब ये आपको इस चीज़ पे अपने आप को जो है ना ड्यू डेलिजेंस करनी है कि यार अगर मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ तो आपको समझ जाओगे कि यार इतनी एफर्ट्स लग भी रही हैं या नहीं लगी। क्योंकि देखिए, पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। अगर कोई ये समझ रहा है स्टॉक मार्केट में मैं आऊँगा और मैं इतना इन्वेस्ट करूँगा, मैं यहाँ से निकालूंगा, तो देखिए नहीं है पॉसिबल। अगर आप रेशो निकालें तो स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स या ये PMX मार्केट के अंदर अगर 100% अकाउंट ओपन करते हैं इन अ ईयर, तो 75% लूज़ करते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि वो खुद के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। वो खुद को जो है ना नहीं पहचान पा रहे कि हम क्या हैं, हमें किस तरीके से इस मार्केट में काम करना है। जो मार्केट में इधर बैठ गया ना, वो इस मार्केट से कमाता है। क्योंकि देखिए, हम 2016 से काम कर रहे हैं, तो इवन हम यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट्स भी निकाल रहे हैं, अच्छे तरीके से भी कर रहे हैं। क्योंकि आप एक सिंपल सी एग्जांपल लें, अगर आप शॉप भी ओपन करते हैं, 3 महीने नहीं चलेगी, आप बंद कर देंगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी आप उसकी नहीं निकाल पाएंगे। तो जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट इसमें एक आता है पॉलिटिक्स का। तो पॉलिटिक्स तो देखें हमारी अनस्टेबल ही रही है, चाहे हम जो है ना इंडिपेंडेंस से ले लें, चाहे वो 1956 की जो है ना असेंबली की जो है ना डिज़ोल्व करना हो, फिर भुट्टो साहब के जो ना हो, फिर वो हमारा जो है बांग्लादेश से सेपरेशन हो, फिर हमने जब न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस थे, फिर बबल जो है ना वो US के अंदर हुआ था, 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन हुई थी, तब बहुत ज़्यादा क्राइसिस आए थे। उसके बाद जो है ना वो नवाज़ शरीफ की जब गवर्नमेंट डिज़ोल्व हुई थी, उस टाइम पे भी काफ़ी क्राइसिस थे। हालांकि उस टाइम पे पीक पे थी मार्केट, और राइट नाउ भी इंडेक्स 51,000 प्लस है। देखें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो रही है। तो इस पर मैं अभी कल परसों एक बंदे को एक्सप्लेन कर रहा था कि हम घर के अंदर अम्मी अब्बू होते हैं हमारे, ठीक है ना, वो जो है ना बाहर बच्चों के साथ तो सही है, लेकिन वो आपस में उनकी बंद नहीं रही, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं, आपस के अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं, और बच्चों को नहीं पता ये बात। एक दिन क्या होता है, वो अम्मी बच्चों को सारों को बता देती है कि भाई तुम्हारे पापा से मेरी ऐसे लड़ाई हो रही है, ऐसे हो रही है। अब वो बच्चे इतना साइकोलॉजिकली जो है ना मतलब प्रेशर में आ गए कि यार बोले यार ये तो गाड़ी तो चलेगी नहीं घर की हमारी। और फिर कुछ बच्चे अम्मी के साथ हो जाते हैं, फिर अब्बू के साथ हो जाते हैं। यही हमारे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का हाल है जो है वो। अब हमारी चीज़ें सामने खुल के आ गई हैं, तो हम इतने प्रेशर में, लेकिन चीज़ें नॉर्मल है, इतना मसला नहीं है। और अब बच्चे बहुत सारे अम्मी की तरफ हैं और अब्बू तो फिर अब्बू हैं आप समझ सकते हैं। अब्बू तो फिर अब्बू हैं और अब्बू के पास होल्ड है, अब्बू के पास पावर है। तो यही पाकिस्तान में राइट नाउ चल रहा है। मिसाल को मैं ऐसे सोच रही हूँ, आपकी मिसाल को कंपेयर कर रही हूँ कि वाकई ऐसा ही है। बिल्कुल, ये रियल एग्जाम्पल है। देखिए ना, आपने घर का पूरा माहौल खराब हो गया। वो हमारे हेड थे, अब यहाँ पे भी ऐसा ही है। अब आप इसको कुछ भी रिलेट कर सकते हैं, अब्बू को आप किसी से भी रिलेट कर सकते हैं, मैं किसी को भी मेंशन नहीं कर रहा। और अब्बू के पास पावर है, अब्बू के पास हर चीज़ अब्बू के पास है, तो वो होल्ड है घर में। लेकिन कुछ बच्चे ज़्यादा अम्मी की तरफ हैं, अम्मी के पास कुछ भी नहीं है। तो यही पाकिस्तान का हाल है, लेकिन चीज़ें नॉर्मल हैं और कुछ भी नहीं होना। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने बहुत बड़े बड़े मसले देख लिए, तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी इन्फ्लेशन का काफ़ी ज़्यादा इशू है। UK में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन का इशू है। US में मैं मोस्टली US में होता हूँ मैं मोस्टली मेंटली तौर पे, तो US की भी पॉलिटिक्स ऐसे ही चल रही है। अच्छा, हम अक्सर कहते हैं यार हमारे पास क्राइम रेट ज़्यादा है। अब जैसे कि हमारे एक सानिया हुआ था APS का, तो अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें, US के अंदर अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं, अक्सर ऐसे स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं। मोस्टली वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डेथ है वो गन पॉइंट्स पे, पिस्टल पे होती है। क्योंकि अगर आप किसी के यार्ड में, किसी के पार्क में चले जाते हैं, वो मार देता है। तो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, कोई इतना मसला नहीं। बस चीज़ें अब सामने आ गई हैं क्योंकि वो अम्मी अब्बू की लड़ाई सामने आ गई। वो पर्दाटी है।
हाँ वो पर्दा हट गया, लेकिन चीज़ें नॉर्मल हैं, कोई इतना मसला नहीं। इंशाल्लाह जो है ना अब जो नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे तो और ज़्यादा जो है ना चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। बाकी अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है, आप इन्वेस्ट करें। इंडेक्स अभी हमारा 51,000 पे मतलब हाईएस्ट लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है। तो मेरा आपसे ये सवाल जाएगा 2016 से लेकर अभी आप 2000 जो है वो 23 के, यही समझे कि 2023 ऐसा ही है। हाँ, तो अब तक आपने कितनी अर्निंग की है? अच्छा देखिए, ये सवाल मत है, अब तक कितनी अर्निंग की है? अर्निंग की देखिए हम बात करें, मैं ऑलमोस्ट जो है ना मैं राइट नाउ तकरीबन मिलियंस के अंदर जो है ना मैं पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर। और मेरे पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो मुझे हमें अप्रोच करते हैं, हम उनकी पोर्टफोलियो जो है ना मैनेज करते हैं। यूएस में मोस्टली जो है ना हम अभी एक्टिव हैं ज़्यादातर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पीएमएक्स में भी हैं। बट ये है कि अर्निंग यहाँ पे ऐसे है कि अब री इन्वेस्ट भी हमारी हो रही है, क्योंकि मेरी खुद की 3-4 कंपनीज़ मैंने अपनी बना ली हैं, कुछ यूएस में कुछ यहाँ पर, और मेरा खुद की पूरी टीम है, हमारी सोशल मीडिया की टीम है, स्टाफ है, पूरा हमारा ऑफिस है कराची में। इंशाल्लाह थोड़े दिनों में हम ऑफिस स्टार्ट कर देंगे, जिसके अंदर हम ये और जो है ना सर्विसेज देना स्टार्ट करेंगे एजुकेशनल बेसिस पे। हैदराबाद के अंदर हमारा प्लान है, मीरपुर खास में इंशाल्लाह विद इन अ फ्यू डेज़ जो है ना ये ओपन हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। और सेकंड पॉइंट ये कि देखें, जब मैं इधर आया था काम करने के लिए तो मैंने अपने एक चाचू का लैपटॉप लिया था, और मेरे पास एक ओप्पो की हैंड फ्री थी जिससे मैं पढ़ा रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता आते आते जो ना हैंड फ्रीज तो है, अब ओप्पो की हैंड फ्री मतलब अच्छा वो नहीं, मैं इसी बात नहीं पे हैरान हूँ। मैं ओप्पो का कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, ये जस्ट मैंने जो है ना वो बाय चांस निकल गया। एक टूटी हुई हैंड फ्री थी जिससे मैं रिकॉर्ड करता था, क्योंकि अब आपको पता है रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स कितने ज़्यादा कॉस्टली हैं। बट राइट नाउ हमारे पास पूरा स्टूडियो है, सेटअप है, ये अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें लेके चल रही हैं। और एक पॉइंट में अपने सारे व्यूवर्स को भी कहूँगा, पता है मैं क्या सोच रही थी ओप्पो की एंट्री से, क्या ओप्पो की एंट्री लेनी जरूरी है? वो आपके ऊपर इससे अच्छे अच्छे मोबाइल्स आ रहे हैं, तो दिया कि मैं उस तो मैं इस हालत में था कि एक बहुत कम ब्रांड का था ना, ब्रांड तो आई और बहुत सारे ब्रांड्स हैं बड़े, तो कंटिन्यू करें ओप्पो की एंट्री के आगे। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखें, पैसे कमाने के लिए ना पैसे की ज़रूरत नहीं होती आपको। अगर आप मेरी एज का कोई स्टूडेंट है, क्योंकि आई एम जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड, और इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड इन दिस मार्केट और वो ये सोच रहा है कि यार मुझे फंड्स मिलेंगे तो मैं ट्रेड करूँगा, तो यार आप ये सोचते रहोगे मार्केट चलती रहेंगी, टाइम निकल जाएगा और आपके पास पैसे नहीं आएंगे। जस्ट स्टार्ट करो यार, 100 रुपये से करो, 500 से करो, 1000 से करो। बहुत ज़्यादा जो है ना ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा ईजीनेस अब हो चुकी है। क्योंकि जब मैंने अकाउंट ओपन किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने 36 से 42 सिग्नेचर्स की थी फॉर्म पर, खाली अकाउंट ओपनिंग के फॉर्म पे, जिसमें से 5-6 मैच नहीं हुई, उन्होंने वापस भेज दिया। लाहौर के अंदर मेरा अकाउंट ओपन हुआ था, वो फिर मैंने दोबारा साइन करके भेजा, फिर वो चला। अब तो जस्ट आप 1 क्लिक पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में करें या पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में करें। तो ये सिक्योर मार्केट्स हैं, आपके पैसे भी सिक्योर हैं, आपके फंड्स भी सिक्योर हैं, सब कुछ सिक्योर है। आप बड़े बड़े एनालिस्ट जो कामयाब लोग हैं, बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं, आप जस्ट गूगल पे टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा। आप उनको जो है ना स्टडी करें, आप कंपनीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करें, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी मार्केट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। इस वक्त हमारी यूथ ओप्पो की एंट्री लगा के मीम्स देख रही है। मीम्स तो देखें, मीम्स तो काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं आजकल। और स्टॉक मार्केट्स के अंदर देखें, अगर मैं अपने यूथ से ये कहूँगा कि आपको वाकई लर्निंग करनी है इन चीज़ों के अंदर, तो आप कुछ इंडियन मूवीज़ मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, आप वो लाजमी देखें। उससे आपका ये कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट का क्लियर हो जाएगा। कि स्कैम 1992 के नाम से वेब सीरीज़ आई थी, वो लाजमी वॉच करें। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हर्षद मेहता के बारे में जो ना बताया गया था इंडिया की तरफ से। और एक बाज़ार मूवी भी थी, वो भी जो ना, ये मतलब लर्निंग बेस्ड मूवीज़ हैं। आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट समझ जाएंगे कि ये कैसे ऑपरेट कर रही है, बिजनेसेस कैसे चल रहे हैं, और मार्केट दुनिया की इकॉनमीज़ कैसे रन कर रहे हैं। बिल्कुल, हमें पता ही नहीं चला। पता नहीं इस वक्त मेरी एंट्रीज कौन सी ओप्पो की है या नहीं। हमारे प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, पता ही नहीं चला। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों आए हमारे प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गुले चारूका में मरागश वाद बुतालाज में मरागश तो कम शुमारी एक सरप्राइज ही भी था। दो टॉपिक मर्ची डिस्कस भी तक, दो अच्छी गेस्ट टॉपिक डिस्कस भी तक मर्ची बाज वशी सारा टॉपिक आने सर में सरपदी और नी गोले चारूका शुमार देगी थी ओस्टार इजाज़त अंचे दुआओं थी मरागश स्टार्ट करते अंचे दुआओं थी मरागश शामिल आज कनी वश पे बातें खुश बश ग्रंथ पे बातें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान।